ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने जो है वो अपने चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग का हवाला आपको दिया था। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे तमाम एनिमल्स में बहुत ही ज़बरदस्त है। मरियम को वालेकुम अस्सलाम। और बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। बर्ड्स आर एक्सेप्शनली लंग ब्रीदर। ये बड़े ही अच्छे लंग ब्रीदर होते हैं, इनमें लंग्स मौजूद हैं। ना सिर्फ लंग्स मौजूद हैं बल्कि और उनको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। बाद ने कहा जी डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन रह गया था। अच्छा जी, इसका आंसर आप बनाएंगे या हम आपको लिखवा देंगे? लेकिन यहाँ पे नोट कर लें आप कौन सा पेज नंबर मैंने कहा था आपसे, क्योंकि यहाँ इसमें लिखवाने में ना आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक आगे होता है, एक पीछे होता है। तो अगर आप लिख लें तो अच्छी बात है एज असाइनमेंट। नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, हम जब फिजिकल क्लास अगले हफ्ते तो हो ही जाएंगी शुरू, तो वहाँ लिखवा देंगे आपको। 316 और 317 पर मैंने आपको कहा था कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट वेंटिलेशन। मनाहिल स्लाइड शो नहीं हो रही, तुम जरा देखो बेटा अपने पास। हो रही है हमारे पास तो। अच्छा, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्लीट वेंटिलेशन मीन्स होता है कि ऑक्सीजन गैस सिंगल वे में कंप्लीटली डिफ्यूज टू द लंग्स। पहले ऑक्सीजन गैस लंग्स में पहुंच जाए, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सक्रीट आउट कंप्लीटली। तो उसे कहा जाता है कंप्लीट वेंटिलेशन, जो कि हमारे बर्ड्स और मैमल में पाया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। किन में प्रेजेंट है? मैमल और बर्ड्स में। इनकम्प्लीट वेंटिलेशन के 2 पॉइंट में हमने कहा कि जी ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रेवल विद ईच अदर। दोनों की दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ चल रही होती है, यानी ऑक्सीजन गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए उसमें मिक्स भी हो रही है। तो उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। एंड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन फाउंड इन फिशेस, amphibians and reptiles. Usually, those animals which have incomplete ventilation have three-chambered heart. उनमें 3 चैम्बर का हार्ट मौजूद होता है। और जिनमें कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, those animals which have complete ventilation having a 4-chambered heart, उनमें 4 चैम्बर का हार्ट। और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन वाले एनिमल्स में जो ब्लड सर्कुलेट किया जा रहा होता है, या उनके लंग्स में या गिल्स में ब्लड प्रेजेंट है, वो मिक्स्ड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होती है। जबकि कंप्लीट वेंटिलेशन वाले एनिमल्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग ट्रैक में चल रहा होता है।
यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट से डायरेक्ट डीऑक्सीजन ब्लड लंग्स में आएगा। मैमल में भी बर्ड्स में और मैमल में कंप्लीट वेंटिलेशन, 4 चैम्बर हैं हार्ट के, और कंप्लीट वेंटिलेशन की वजह से हमारे लंग्स की तरफ आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा और लंग्स से हार्ट की तरफ जाने वाला ऑक्सीजनेटेड होगा। जबकि इनकम्प्लीट वेंटिलेशन फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होता है, तो वहां पर मिक्स ब्लड चल रहा होता है, लंग्स टूवर्ड द लंग्स भी और फ्रॉम लंग्स टू हार्ट भी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। बहरहाल इसको हम आपको पॉइंट वाइज रिटर्न करवा देंगे। अभी करने में फिर वही होगा कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको, आप खुद से लिखें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। शायद नोट्स में भी डिफरेंस लिखे हो, मुझे नहीं याद, आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, बर्ड्स में हम बात करते हैं आगे। तो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेरेस, एक्सटर्नल नेरेस आर pear shape or oblique opening on the base of beak, upper beak। ये चोंच है हमारे बर्ड की, ठीक, और ये उसका हेड आ जाता। ठीक, तो यहाँ पर आपको 2 सुराख नजर आएंगे। सही, हाँ, मैंने इसीलिए कहा लीजबा कि हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे बार बार, अभी कुछ जो रीज्वाइन होते हैं, कुछ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन कल भी बताया था मैंने, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट वेंटिलेशन एंड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। इसका आंसर फिर हम आपको लिखवा देंगे। तो यहां पर हमारे बर्ड्स की ये हेड है, ठीक है, और ये इसके नरेज होते हैं, आउटर ओपनिंग। ठीक है, दीज नरेज लीड इनटू नेजल सैक, और इसके नीचे ही छोटा सा एक कैविटी अंदर की तरफ, ये मैं जो बना रहा हूं ये निशान आपको दिखाने के लिए, ये इनर साइड है नेजल, ये इसकी कैविटी है, विच ओपन डायरेक्टली इनटू द फेरेंक्स बाय इंटरनल। अब यहां पर एक अंदर 2 सुराख और हो, और ये दोनों सुराख जाकर खुल जाते हैं उसके इंटरनल फेरेंक्स में। ये आ जाता है जी फेरेंक्स। ठीक है, अब इंटरनल नोस्ट्रल या नरेज जो होते हैं वो आगे जाकर फेरेंक्स से कनेक्ट, फेरेंक्स वो पॉइंट होता है, फेरेंक्स वो जगह होती है जहां पर दोनों ओपनिंग मौजूद होती है। दोनों ओपनिंग से मुराद है कि सांस लेने के लिए ट्रैकिया भी और खाने वाली नाली एसोफेगस भी। उस पॉइंट को हम एसोफेगस लैरिंग्स कहते हैं, और सॉरी फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पर आएंगे तो ये पॉइंट हमारा फेरेंक्स बन जाएगा। अब फेरेंक्स से हमारे पास 2 ट्रैक चलेंगे, एक जा रहा है सांस के लिए और दूसरा उसके पीछे होगा खाने की नाली के लिए। तो ये कहलाएगा ट्रैकिया, ठीक है, जो सांस की नाली के लिए, और दूसरा कहलाएगा जो खाने की नाली है एसोफेगस। ट्रैकिया लॉन्ग लॉन्ग होगा इसमें, क्योंकि गर्दन लंबी होती है तकरीबन हर बर्ड की,
उतना ही ट्रैकिया बड़ा होगा। सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब, it expand into a syrinx and then bifurcate into short bronchi। अब ये हमारा जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया आगे बढ़ता है और एक जगह इसके स्पेशल ऑर्गन लगा होता है जिसे हमने क्या कहा था, आवाज या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स, साइरिंग्स, वो लगा होता है। फिर ये ट्रैकिया आगे जाकर बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट का मतलब दो ब्रांच बनाता है इस तरह से, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट इसलिए बनाता है कि एक लंग्स यहाँ और एक लंग्स यहाँ मौजूद हो। छोटा बड़ा बन गया कोई बात नहीं, बराबर ही होते हैं। ठीक है जी। ब्रोंकियस यानी ये क्या, इट इज कॉल्ड ब्रोंकियाई, जो ये बाइफरकेट हो गया। ठीक है, और ये जाकर अंदर फिर मजीद डिवीजन कर रहा होता, फर्दर बहुत सारी डिवीजन गिनी नहीं जा सकती, आप गिनेंगे। डिवाइड, रीडिवाइड इनटू पैराब्रोंकियाई, हवा की थैलियां यहां पर लंग्स में लगी हो। इन छोटी थैलियों को भी पैराब्रोंकियाई कहा जाता है। और एक छोटा सा हमारे पास और भी ऑर्गन होते हैं जो कि इसकी आउट ग्रोथ होती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं बाद में। ठीक है जी। अब आ गए लंग्स। लंग्स छोटे हैं, कॉम्पैक्ट इनलास्टिक बॉडी एंड दे डू नॉट स्टोर गैस। ये स्टोर नहीं करते बल्कि एब्जॉर्ब करके ब्लड में ज्यादा गैस को डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोर करने वाला काम इनके पास होता है एयर सैक्स का। In addition to a pair of lungs, birds have a 8 to 9 thin-walled, non-muscular, non-vascular air sac that penetrate into the abdomen, neck, even the wings. तो ये हम जो अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कि इनके पास और जबरदस्त एक आउट ग्रोथ होती है लंग्स के साथ ऐसे करके। ठीक है, ये भी रियल पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। दैट इज कॉल्ड एयर सैक। ये हमारे एयर सैक, और ये स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीजन जब ये फ्लाइट कर रहे हो तो इनको फ्लाइट करने में ऑक्सीजन की कमी का सामना ना हो किसी भी सूरत। ठीक है जनाब। इंस्पायरेशन एट रेस्ट, जब ये बैठे हो कहीं आराम कर रहे हो, उड़ ना रहे हो, नहीं लंग्स से अलहदा नहीं होते। नूर फातिमा कह रही है ये लंग्स से अलहदा होते, लंग्स से अलहदा नहीं, तो लंग्स नहीं कनेक्टेड। और इनके ऊपर अभी हम दिखाते हैं वो नेक में भी होंगे थैलियाँ, इनकी जो बॉडी है विंग्स में भी कुछ गैप होते हैं, उनमें भी थैलियाँ भरी होती हैं। तो ये ऑक्सीजन को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जमा करके रखते हैं और लंग्स की तरफ भेजते चले जाते हैं जब ये फ्लाइट में हो। और फ्लाइट में नहीं है तो फिर इजीली उनको नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत है। इंस्पायरेशन करने के लिए द स्टर्नम इज लोअर्ड, स्टर्नम नीचे की तरफ झुकेगा। द एयर सैक एक्सपेंड, उसकी वजह से एयर सैक फैल जाएगा। एंड द लंग्स आर कंप्रेस्ड, और फिर गैस चूंकि बाहर से अंदर आनी है इसलिए हमारे बर्ड्स के लंग्स को गैप बड़ा बना कर दिया, जगह बड़ी बना के गई। लिहाजा जो गैस होती है फिर यानी ऑक्सीजन गैस, वो यहाँ से यानी आउटसाइड या एनवायरनमेंट से
निकल कर वहाँ प्रेशर ज़्यादा है और इसके अंदर यहाँ कम है। लिहाजा जैसे ही एक्सपेंड करते हैं, फूलते हैं, तो फूलने की वजह से गैस यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और फिर एयर सैक में भी कुछ चले जाती है ताकि स्टोर भी हो सके। एट द सम टाइम एयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स मूव टू द इंटीरियर से। अगर यहाँ पहले से ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो वो अंदर की तरफ यानी कि सैक में चली जाएगी। अगर सैक में नहीं है तो पहले ऑक्सीजन गैस सैक में भरेगी, फिर लंग्स में भरेगी। ठीक है जी। एक्सपेंड लंग्स जो है, असल में लंग्स को एक्सपेंड करने का मतलब फैलना। पहले ऑक्सीजन गैस लंग्स से गुजर कर कहाँ आ जाएगी? एयर सैक में। अब अगर इसमें भर गई फिर लंग्स में भरना शुरू होगा। इसके पास ये एक्स्ट्रा सैक इसीलिए दिए ना, ये ऑल्टरनेट एक दूसरे के लंग्स और सैक काम कर रहे हैं। गैस अगर सैक में भरी हुई तो लंग्स खाली है, लंग्स में भरी हुई तो सैक खाली है, तो ये एक दूसरे में ट्रांसफर करते रहते हैं। और नॉर्मल हालत में भी हमारी पहले ये भर कर अब ये यूज नहीं की जाएगी, और जो गैस हमारी अब बच रही है वो लंग्स में भरकर सिर्फ इस लंग्स से गैस को यूज किया जा रहा है। यहाँ भरकर छोड़ दी, बस स्टोर करके छोड़ दी एंटीरियर सैक्स में। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाएगी जब उड़ना हो। ठीक है। ब्रोंकस कहाँ पहुंचता है? ब्रोंकस हर एक थैली में पैरा ब्रोंकियाई जो बनाई उसमें पहुंचता है। ठीक है जी। तो ये बात हमारी इंस्पायरेशन अगर हमने वर्ड्स में किया तो वो इस तरीके से होगा। अब हम एक्सपायरेशन को देखें तो वो आपको नजर आएगा, और ये हमारी डायग्राम जो आपको नजर आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं एयर सैक्स शोल्डर में भी है, ये लंग्स से निकले हुए एयर सैक्स हैं जो एब्डोमेन में फैले हुए हैं। ठीक है। और यहाँ न्यूमेटिक ह्यूमरस खाली हड्डी वाला जो है, तो इसके अंदर भी गैप में भी हवा भर रही होती है। हड्डियां खाली भी इसीलिए होती हैं बर्ड्स की कि उसमें हवा भर जाए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स में, हमारा बर्ड असल में दो ब्रीथ करता है जैसे हम लोग करते हैं। मैमल और बर्ड्स में ब्रीथिंग मैकेनिज्म एक ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा एयर सैक है, उसकी वजह से मैकेनिज्म और एक स्टेप आगे चला जाता है, हमारा एक स्टेप पीछे रह जाता है। Birds take to breathe to move air completely through the system of the lungs and air sac। यानी ऑक्सीजन गैस को इन करना है तो पहला इंस्पायरेशन किया तो वो गैस को कहाँ पहुंचा देगा? यहाँ पहुंचा। वो यहाँ पहुंच गई गैस, यहाँ पहुंच गई। ठीक है। दूसरा इंस्पायरेशन किया तो वो गैस लंग्स में आ गई। हमारे पास हमने एक ही बार गैस में फर्स्ट ब्रीथ डाउन द फ्रेश एयर इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक ऑफ द लंग्स। जितने एयर सैक्स हैं वहां पर हमारी ये भर दी जाएगी। पोस्टीरियर कहते हैं ये बार आगे वाले, यानी हम अपनी जुबान में इसको अगला हिस्सा कहेंगे तो ये एंटीरियर होता है, और ये इसका पिछला हिस्सा होता है, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। The second breath push the first breath into enter anterior air sac and then out of the body। तो
पहले पोस्टीरियर को भरा जाता है, फिर एंटीरियर। एंटीरियर में ये लंग्स भी आ जाते हैं ऊपर, तो वहां से ब्रीथ की जाती है। हमारे पास एक ही ब्रीथ होती है। दिस वन वे फ्लो ऑफ एयर इनेबल बर्ड्स टू फ्लाई हाई। ये याद रखिए कि एक बार हमने कहा था अभी कि ऑक्सीजन को कंप्लीटली अंदर लेकर जाएंगे और फिर बाहर निकाला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। ठीक है, तो एल्टीट्यूड विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एज द एयर इन लंग्स इज ऑलवेज ऑक्सीजन रिच। हर वक्त इसमें लंग्स में ऑक्सीजन भरी रहेगी, बार बार आती जाती रहेगी और भरी भी रहेगी। तो ये आराम से ऊंची फ्लाइट या उड़ने के लिए अपने आप को इजीली मेटाबॉलिक एनर्जी हासिल करते रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए तो वो मेटाबॉलिज्म भी करेगा, और मेटाबॉलिज्म होगा यानी ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इन दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन लंग्स आर कंप्लीटली एम्प्टीड बाय एयर। तो पहले ऑक्सीजन को लिया और फिर निकाला जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट वेंटिलेशन। एक्सपायरेशन एट रेस्ट, स्टर्नम रेज्ड, ऊपर उठेगा, एयर सैक कंप्रेस्ड हो जाएंगे और लंग्स ओपन एंड फ्रॉम द इंटीरियर सैक मूव इनटू द ब्रोंकस, देन ट्रैकिया, देन आउट टू द नॉस्ट्रल। वही सेम मेथड जो यूज किया इनसाइड, वही आउटसाइड होने में हो जाता, बस उसका अपोजिट हो जाता सारा काम। ये आप देख सकते हैं जी हमारे बर्ड्स में, ये सर्वाइकल सैक है, ठीक है ना, गर्दन के बिल्कुल करीब करीब। ये उसके इंटीरियर थोरेसिक, ये एब्डोमिनल एयर सैक, ये लंग्स हैं, और छोटे से कुछ पार्ट यहाँ पे भी हमारे होते हैं। ये देखें एरो से आपको लंग्स से गैस ऊपर जाते हुए दिखाई जा रही है। शोल्डर में, शोल्डर भी इसके हड्डियाँ जो होती हैं खाली होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बर्ड्स की। सर ये शोल्डर में जो एयर सैक है इनका कुछ फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है ना। एयर सैक कहीं पे भी होगा हमारे बर्ड्स में, उसका एक फंक्शन तो है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है गैस भर गई ना बॉडी में तो वेट कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो वेट को कम करने में मदद मिलती है, तो जिससे फ्लाइट आराम से बर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह जी, ये हो गई बात हमारे बर्ड्स की। अब हम बात करते हैं अपनी। अपनी बात हमारी कहाँ है जी? अपनी बात हम, अपनी दो सवाल हमारे पास है और दोनों लॉन्ग में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप पहले अपने 317 पर लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिस्क्राइब द respiratory organs. Describe the respiratory organs of man with suitable diagram. With suitable diagram. ये सवाल हमारा कभी कभी हमें नजर आता है, ठीक है, और इससे अगला क्वेश्चन वो भी लॉन्ग में होगा, वो भी हम अभी आपसे जिक्र करते हैं। पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें। एयर पैसेज कह लें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक कह लें, सब एक ही बात, ठीक है। हमारे पास एंटीरियर नेरेस या नोस्ट्रल, the interior nares are the opening into the nostril, they open into the portion of the nose। अच्छा, नोस्ट्रल जो ना वो
आमतौर पे नथने को कहा जाता है। निरेश जो है वो खाली जगह या ओपनिंग एरिया होता है। जैसे नाक का हमारा बाहर का हिस्सा ना, तो इसमें जो सुराख हमें नजर आ रहा है, तो बाहर से हम उसको नरेश कहेंगे, अंदर से हम उसको नॉस्ट्रिल कहेंगे। कहीं पे भी हो, में हो कहीं भी हो। सेकंड क्वेश्चन अभी आकर बताऊंगा ना, आगे चलकर जब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया, आंसर यानी कि शुरू हो गया। ठीक है जी। तो आपके नाक सबके पास है माशाल्लाह से, किसी के पास बड़ा है, किसी के पास छोटा है, और हम इंसान इस नाक के लिए ही सारी जिंदगी लड़ते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं। नाक ऊंचा रखना है, और मरने के बाद सबसे पहले दो चीजों पर असरअंदाज होती है बैक्टीरियाज, एक हमारा नाक और एक हमारा पेट। और इन दोनों ने ही दुनिया में तंग किया होता हमें। नाक को ऊंचा रखना है, पेट को हमेशा भर के रखना है, और दोनों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए सबक रखा है। जब लाश हमारी सड़ने लगती है, सबसे पहले नाक और पेट ये दोनों ही सड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये नाक का पोर्शन जो बाहर की तरफ आपको सुराख नजर आ रहे हैं, इनको हम इंटीरियर या एक्सटर्नल रेज कहते हैं, और ये ओपन होते हैं अंदर सुराख में, जिसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नॉस्ट्रिल के आगे नाक, जिसको हम असल नोज कहें, तो वो हमारा है कार्टिलेज का बना हुआ, और ये जो बॉडी से बाहर है ये असल में हमारी नेजल कैविटी है। इनसाइड अगर हम बात करें, बाहर से नोज नजर आ रहा है, इनसाइड जो इसकी गैप खाली स्पेस है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। Nasal cavity is lined internally by vascularized ciliated epithelium. इसकी जो पहली लेयर है एपिथीलियम, उस पर सीलिया मौजूद होता है, कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और उस एपिथीलियम टिश्यूज में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं जो म्यूकस फॉर्म कर रहे हो। हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस, और बाल भी होते हैं हमारे नाक में। इन बालों को एक आपको मशवरा दूं कि नॉचिंग ना किया करें। हमने अक्सर देखा है लोग जब फैशन वगैरह करवाने जाते हैं तो उससे व्हाट्सएप लाइक कोई ट्यूनर कहलाता है, क्या कहलाता है, उससे वो नॉच करते हैं नाक के बालों को। तो काइंडली वो ना करवाया करें, सीजर से कट कर लिया करें। अगर नाक के बाल बड़े हो गए, बाहर आ रहे हैं, आप लोगों में तो नहीं होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे जब होंगे, लेकिन मैं वैसे ही आपको पहले से बता रहा हूँ। व्हाट इज सीलिया? सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पैरामेशियम में होते हैं ना, बारीक से छोटे से, ऐसे ही बालों से बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक हेयर कह लें। ठीक है जी। म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये हमारे म्यूकस बना रहा होता है। अच्छा, मजे की बात है, उस म्यूकस को भी आप नाक ही कहते हैं। बचपन में आपको कहा जाता हो, बचपन की आपकी कहानियां सुनाई जाती होंगी कि तुम तो, जो तुम्हारा नाक निकलता था ना जब, हाँ, कोई को ना कोई ताना दे देता ना बच्चा, यानी बड़ा, तुम्हारा तो नाक बहती रहती थी। तो वो जो नाक बहती रहती थी वो यही वाले म्यूकस ग्लैंड से, म्यूकस जो बनता है उसे आप, बिल्कुल मीना अभी बताते हैं, सब कुछ फंक्शन वंक्शन सब बताते हैं, ये आ गया ना। मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा था कि आप जो म्यूकस बनता है नाक के अंदर, नोजी जिसे आप कहते हैं, बचपन में किसी बच्चे ने चखी हुई होगी इत्तेफाक से, मतलब आपको याद नहीं होगा, आपकी अम्मी अब्बू बताएंगे आपको कि हाँ जी आप नोजी आपके मुंह में चले जाती थी, आपको पता नहीं चलता था। तो वो, या कोई भी ऐसी चीज लाइक हमारा ब्लड है ना, तो हमारा ब्लड अगर हमारी बॉडी के अंदर है, हमारा नाक यानी कि नोजी हमारे नाक के अंदर है, हमारा स्लाइवा अगर हमारे मुंह के अंदर है, तो वो पाक है। लेकिन अगर ये बॉडी से बाहर निकल आए तो ये नापाक हो जाता है, गंदा होता है। आप दिन में 1 लीटर स्लाइवा पी जाते हैं, अपना ही स्लाइवा खुद ही पी जाते हैं, और हम उसको गंदा ही समझते हैं।
इसी तरह ये जो नोजी या म्यूकस है हमारे नाक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीलिया नेजल कैविटी में एज अ फिल्टर काम करते हैं। डस्ट पार्टिकल को जो हमारे नाक के अंदर गुजरना चाहता है उसको रोकते हैं। हेयर्स का भी यही काम है। फिर ये जो सिक्रीशन हो रही है ग्लैंड से, ये क्या कर लेते हैं, ये उन पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, चिपका लेते हैं, इंटैगल कर लेते हैं, ताकि वो गैस ऑक्सीजन के साथ आगे ना जाए और यही नेजल कैविटी में रुक जाए। फिर दूसरा काम इनका ये होता है, जो हेयर भी है हमारे मौजूद और म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, द एयर while passing through nasal cavity gets moisture from the mucous membrane। म्यूकस मेम्ब्रेन जो लिक्विड बना रही है वो एयर में मिक्स अप की जा रही है। अभी बड़ी तेजी से काम हो रहा है, स्पीड से। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम कि रेगुलेट द टेम्परेचर नेजल कैविटी, टेम्परेचर ऑफ द एयर nearly at the level of body। तो जैसी गैस अंदर आती है तो उसके डस्ट पार्टिकल को रोका जाता है, उसमें मॉइस्चर मिलाया जाता है और उसके टेम्परेचर को बॉडी के करीब तरीन पहुंचा दिया जाता है। जैसे आजकल सर्दी है, ठंडी हवा हम ले रहे हैं, तो नेजल कैविटी बनी इसीलिए कि वो अंदर जाते हुए गैस हमारी बॉडी के टेम्परेचर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब तरीन पहुंच जाए, ताकि जब वो आगे बढ़े तो हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को नुकसान ना हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट काम, सेंसरी सेल्स यहाँ में मौजूद है जो स्मेल को बता रहे होते हैं आपको, कोई भी केमिकल डिटेक्शन कर रहे होते हैं, खुशबू या बदबू, बैड ऑर्डर, वो सब बता रहे। फिर आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल आ जाए। इंटरनल नॉस्ट्रिल कहाँ है? अगर आपने कभी इंसान की खोपड़ी देखी हो तो आप देखेंगे आपके नाक के हिस्से पर हड्डी है ना, गोश्त होता नहीं, तो आपके नाक के सामने वाले हिस्से पर दो बड़े बड़े होल आपको नजर आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल। वो इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं जो खुलते हैं हमारे फेरेंक्स में। फेरेंक्स कहाँ आ गया? गला। यहाँ पर दो नालियां मौजूद हैं, लैरिंग्स और हमारा खाने वाला एसोफेगस। फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। तो ये कॉमन पैसेज है, एक ही ओपनिंग है जहां पर ग़िज़ा भी आती है और गैस भी आती है। द ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इनटू फेरेंक्स इज गार्डेड बाय अ सॉफ्ट पैलेट। एक तालू होता है हमारे, वो भी आपके खाने और सांस को कंट्रोल करने में मदद देता है। फिर आगे हमारे पैसेज में ग्लॉटिस लगा, वो खास तौर पे उस वक्त काम करता है जब खाना आपने खाना है उस वक्त, तो वो आपके खाने को खाने की नाली में डालना है, लैरिंक्स में नहीं जाने देगा, और गैस को लैरिंक्स में डालेगा। वो ऑल्टरनेट क्लोज्ड एंड ओपनिंग कर रहा होगा। थोड़ी देर के लिए आप ये देख सकते हैं, ये हमारी नेजल कैविटी, ठीक है, ये जो नाक का ये हिस्सा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हमारी ओरल कैविटी, मुंह का, और ये हमारा फेरेंक्स, ठीक है। यहां पर दोनों ओपनिंग है, खाने के लिए भी और हवा के लिए। खाने की नाली इसके पीछे से चल रही होती है, एसोफेगस, और ये हमारे सामने की तरफ। तो ये जो सांस की नाली होती है इसे अब लैरिंक्स कहते हैं, तो खाने की नाली को एसोफेगस कहते हैं। इसके ऊपर यानी दोनों को बंद और खोलने के लिए ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस काम करता है। एपी मीन्स ऊपर
तो इनके दोनों सुलाखों के ऊपर एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये लैरिंक्स आपका वही वॉइस बॉक्स भी है जहां से आवाज पैदा होती है। आपने देखा होगा जेंट्स में यहाँ पर थोड़ी सी हड्डी बाहर निकली होती है, आवाज उनकी ज्यादा तेज होती है, ज्यादा भारी होती है, और फीमेल्स में यूजुअली ये हड्डी नहीं नजर आती। ठीक है, और फिर ये ट्रैक आगे बढ़ता है। अब इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया। Trachea is long tube-like structure and runs downward on ventral side of esophagus. Esophagus पीछे और सांस की नाली आगे की तरफ। इसमें C shape cartilage ring which prevent it for collapsing during drawing air in. सांस आपका हमेशा चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हैं, सो रहे हो, रो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इवन बेहोश हो, तब भी सांस चल रहा। ठीक है ना? तो ये कार्टिलेज की जो रिंग नजर आ रही है लाइनिंग आपको, अगर आपने कभी कुर्बानी के दौरान बकरा या गाय जो भी सुबह हुई हो तो उसकी लंग्स आपने देखे हो, तो आपको जो लंग्स की नाली है वो ट्रैकिया कार्टिलेज की वो नजर आएगी। ठीक है, तो ये इसलिए होती है कि ये बंद ना हो किसी भी हाल में। खाने की नाली जो होती है वो मस्कुलर होती है, उस पर कार्टिलेज नहीं होती। वो जब खाना खा रहे हैं जब भी खुलेगी, खाना उसमें आएगा तो वो खुल जाएगी, खाना निकल गया अंदर आगे चला गया तो वो फिर बंद हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। मगर सांस की नाली तो हमेशा खुली रहनी चाहिए, इसलिए इसको बंद नहीं किया जाता। तो यहाँ कार्टिलेज लगे। इसकी इनर लाइनिंग में भी म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल, माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय आ गई है इसलिए माशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ पर भी म्यूकस ग्लैंड है जिनको हम गॉबलेट सेल कहते हैं, और ये भी म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उसकी बेसिक वजह भी वही है कि यहाँ पर गैस आते हुए उसमें मजीद मॉइस्चरिंग कर दी जाए। सीलिया यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, और जो बची कुची हवा के अंदर अगर कोई कचरा या कोई जर्म्स आ गए तो उसको उठाकर वापस बाहर निकाला जाए या डाइजेस्टिव ट्रैक में फेंक दिया जाए। अब इसके बाद ये ट्रैकिया आ गया। अब यहाँ से नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन मैं बना के दे रहा हूँ। ये अब जो बाइफर्केशन होगी, हर लंग्स में एक एक लाइन जाएगी, उसे कहते हैं ब्रोंकियाई। बर्ड्स में भी देखा ना, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ब्रोंकियाई। बाइफर्केटेड, ठीक है, स्मॉल, और ये जाकर लंग्स में खुलती हैं, और लंग्स में जाकर उसी तरह इनकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। आपको नजर आ रही, ये रेड रेड जा रही हूँ, ये मोटी है भी, और ये मजीद बारीक हो जाएगी। ये देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह है। और फिर हर ब्रोंकी जो हमारी होती है आमतौर पर जो मोटी होती है उसमें सी शेप कार्टिलेज उसी तरह मौजूद होता है। ये जब यहाँ तक अंदर तक आएगी ना तो इसमें कार्टिलेज लगाओ, आगे जाके ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, और ये जो फर्दर डिवीजन करती है इसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये जो हमने बनाई, ये वाली बना रही, ये बना रही, ये ब्रोंकियोल्स कह रहा। Inside each lung, each bronchus divide into very fine branches called bronchioles.
और ब्रोंकियोल का एंड होता है एयर सैक या एल्वियोलाई। Each bronchiole terminate at very fine या tiny hollow है ये hollow sac-like alveolar duct containing a number of air sac or alveoli। ये इसकी डायग्राम मैं अभी आपको एल्वेलाई के आगे नेक्स्ट में दिखाता हूँ और नजर आ जाए ये आगे। ये आ रही है हमारी ब्रोंकियाई, ये जो अलग अलग ब्रांच बन गई ये ब्रोंकियोल्स है, और ये जो छोटी छोटी सी बॉल आपको नजर आ रही है ये असल में एक एक एयर सैक, और इन एयर सैक के ऊपर ये कैपिलरीज नेटवर्क है पूरा, खून की जाल की नालियां मौजूद। इसीलिए आपको लंग्स जो है वो पिंकिश कलर के नजर आ रहे थे, उनमें खून बहुत होता है। हाँ? अब आ जाए जी लंग्स के ऊपर। लंग्स हमारे पेयर्ड कोन शेप, कोन यहाँ से पॉइंटेड है, स्पंजी स्पंज की तरह सॉफ्ट है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। दे आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी सीने में मौजूद है, विच इज बाउंडेड ऑन साइड बाय रिब्स एंड देयर मसल्स। और इनका अटैचमेंट थोड़ा सा होता है हमारे मसल्स के साथ, जो रिब में पसलियां जिसे। While floor of the chest cavity is formed by a muscular portion known as diaphragm। ये है diaphragm, आपको याद है ना, मैमल का मेन करेक्टर है। तो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है वो डायफ्राम है, और डायफ्राम असल में क्यों है, ताकि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है। अब अगर लंग्स को देखें तो हमें एक चीज नजर आती है, तो देखो यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, एक यहाँ कट लगा हुआ है, दिखा दो। ये लोअर लोब, ये मिड लोब और ये अपर लोब। तो हमारा राइट लंग 3 लोब्स के साथ, जबकि हमारा लेफ्ट लंग जो है उसमें लोअर और अपर 2 लोब। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने आपको 2 लंग्स दिए, उसके अंदर पार्टीशन बना दिया। पार्टीशन बनाने का फायदा ये है कि हमारे लंग्स का अगर लोब खराब होता है तो पूरा लंग्स खराब नहीं होगा, लोब काट कर निकाल दिया जाए तो हमारा काम चलता रहे। ठीक है। Each lung is enclosed by 2 thin membrane known as pleural membrane। उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लूरल आमतौर पर रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल। लंग्स के ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के दरमियान एक छोटा सा, बिल्कुल हल्का सा, जैसे हमने कपड़े पहने तो हमारी शर्ट और हमारी बॉडी के दरमियान में एक छोटा सा कैविटी बन गई, उसे प्लूरल कैविटी कहा है। और वहां लिक्विड मौजूद होता है, और वो लिक्विड एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है। लुब्रिकेंट किसे कहते हैं? लुब्रिकेंट जैसे इंजन में ऑयल डालते हैं ताकि हमारा इंजन ठीक तरह से, उसके पुर्जे जो उसके अंदर लगे हुए मुख्तलिफ, वो ठीक तरह चलते रहे। ठीक है।
तो ये भी लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा जी, थैंक यू नूर फातिमा। अभी बंद हुई है ना वहाँ? ठीक है। इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये है असल में मेन, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वहां से आती हैं पूरी ऊपर से, लंग्स से क्रॉस होकर यहाँ तक पहुंचती है और फिर एल्वुलस में आकर वो एक्सचेंज की जाती है। क्लियर जी? एल्वुलाई। अब इसके बाद मैं वो आगे देख रहा था कि मैं आपको, तबीयत बेटा बस ऐसी चल रही है, थोड़ी सी खांसी कभी हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, और नज़ला अभी कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा। फिलहाल तो दवाई नहीं खाई। मैंने कहा 2-4 दिन में आमतौर पे ऐसा होता है कि जो फ्लू होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। बाकी टेम्परेचर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है जी। तो ये बात हमारी हो गई कि यहाँ तक आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, जो पेज नंबर अगले आपने 317 पर था ना, और 318 पर, अगर 319 पर ब्रीथिंग मैकेनिज्म, तो 319 पर अब आप दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। एल्वुलाई का फंक्शन एब्जॉर्प्शन, ये ना बेटा आखिरी लाइन देखो, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। यही तो वो जगह है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहीं से रिलीज करके वापस भेजी जाती है। तो ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जी, और दूसरे क्वेश्चन में आप लिखें जी, डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ मैन, describe the breathing mechanism of man in uh, describe the breathing mechanism of man with the help of diagram। ठीक है। अच्छा, बाज दफा ये डायग्राम की जगह पर आपसे कोई चीज इसमें ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने डायग्राम नहीं बोली, उन्होंने बोला जी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डिफाइंड आल्सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ऐसा भी कर देते हैं। कोई छोटा सा आंसर शॉर्ट का वो इसमें डायग्राम की जगह पे मिला देते हैं। तो डायग्राम जब उसने बोली है जब बनाइएगा, नहीं बोली तो फिर जो बात दूसरी पूछी है वो लिख दीजिएगा। हमारे एनिमल्स में, मैमल्स में खास तौर पर हमारे नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्या है? असल में एयर हमारे अंदर कैसे आए, क्यों आए? Actually, air is drawn into the lungs due to the decrease in pressure in thoracic cavity in relation to atmospheric pressure। हमारे लंग्स में एयर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑक्सीजन गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आ जाती है। हायर प्रेशर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। और लंग्स में क्या है? लोअर प्रेशर, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। अब इसके लिए हमारी बॉडी को कुछ काम करना पड़ता है। अब लंग्स का प्रेशर कम करना है तो असल में चेस्ट कैविटी को बड़ा करना पड़ेगा। चेस्ट कैविटी बड़ी होगी तो लंग्स को खुलने का, लंग्स को फैलने की जगह मिलेगी, और जब कोई चीज फैलेगी तो उसका इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी एक ये हमारा सिलेंडर है प्लास्टिक का, है ना, इसमें मिसाल के तौर पे 2 लीटर गैस आ जाती है। अब हम इसे ही थोड़ा सा, प्लास्टिक का है ना, थोड़ा सा फैला दें, तो अब ये 2 लीटर गैस अब 20 के अंदर है, लेकिन 2 लीटर गैस अगर छोटे इस एरिया में थी
तो उसका प्रेशर जो बाहर निकलने का था वो ज्यादा था, लेकिन अब वो इस इतने बड़े एरिया में आ गई तो अब उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा आपने, प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, और वो क्या आता है एक और, मास वगैरह ना, वॉल्यूम, सॉरी। तो इसी तरह से हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो बड़ी हो जाती है तो हमारे लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर से गैस अंदर दाखिल हो जाती है। ये हमारे पास डायग्राम है और इसके मुताबिक हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन बहुत आसानी से समझते हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में हम दो हिस्से होते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म को हम कहते हैं दो पार्ट है मैकेनिज्म में, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन में गैस अंदर दाखिल होना उसे इंस्पायरेशन कहा जाता है। उसमें क्या होगा, उसमें हमने अभी आपसे जिक्र किया कि पहले दो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिब केज है ना, ये हड्डियां हमारी, ये एक दो तीन चार, बाकी कटी हुई दिखा रहे हैं आपको ताकि लंग्स नजर आए। इन द एक और दो तीन चार इनके दरमियान में आपको गोश्त नजर आता है। चापे खाई बकरा ईद पे तो हमने देखा हड्डियों के साथ गोश्त लगा होता है। तो जो बाहर और अंदर, गोश्त ऊपर की तरफ से और गोश्त अंदर की तरफ से, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाते हैं और अंदर जो होंगे वो इंटरकॉस्टल मसल कहलाते हैं। तो जब बाहर वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हड्डियों को खींचते हैं, एरो बना हुआ, हड्डियों को अपनी तरफ पुश कर रहा है। तो रिब केज क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, अपवर्ड। उसी की वजह से एट द सेम टाइम डायफ्राम स्ट्रेच एंड बिकम फ्लैट, और डायफ्राम जो है वो स्ट्रेच होती है और चपटी हो जाती है। इसके नतीजे में ये दो काम जब होते हैं दोनों एक्चुअली, इनर वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है, और इनर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारे लंग्स में वैक्यूम बन जाता है। टू फिल दिस वैक्यूम द एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इनटू द लंग्स। उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए हवा में से, यानी एटमॉस्फेयर से गैस अंदर आना शुरू हो जाती है। इसे आप कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। बिल्कुल इसके उल्टा एक्सपायरेशन चलेगा। एक्सपायरेशन, इंटरनल कॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिमूव बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन। अब ये बाहर वाले जो मसल्स थे अब ये रिलैक्स हो जाएंगे और जो इनर साइड पर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से हड्डियां वापस अपनी जगह पर जाएंगी पीछे की तरफ, ये देख रहे हैं यहाँ पर। और इसके नतीजे में क्या होगा, हमारी जो डायफ्राम है वो एक डोम शेप बना लेगी। अब कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, इन दोनों मूवमेंट की वजह से वो चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी या उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो उठाकर गैस को बाहर फेंक देगी, यहां से गैस एक्सहेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप को जो डायग्राम का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं वो आप देख लीजिए और उसको आप कर दीजिएगा। पेज नंबर 320 पर 4 डायग्राम्स बनी हुई, ठीक है। चारों नहीं बनानी हमने, इस आंसर में 2 बनानी है, कोई सी 2, यानी कि ए और बी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वेंट्रल व्यू जो दिया हुआ है और साइड व्यू दिया हुआ। तो साइड व्यू बड़ा मुश्किल थोड़ा सा बनने में,
अगर आपसे साइड व्यू दोनों बन जाए तो वो उसकी प्रैक्टिस कर लें, और अगर वेंट्रल व्यू बन जाए तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, जो आपका दिल चाहे। लेकिन दो बनानी है बस, चार नहीं बनानी है। चार का मतलब है दोनों साइड से, एक वेंट्रल व्यू दिखाया आपको, एक साइड व्यू दिखाया, जैसे मैंने वेंट्रल व्यू दिखाया भाई। तो ऐसी दो डायग्राम आपने बनानी। ठीक है जी। चलिए जी, बस अब थोड़ा सी छुट्टी करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है। लंग्स के साथ में जो मसल्स बने हुए हैं वो भी बनाने हैं। जो आपको साइड व्यू इजी लग रहा है साइड व्यू बना लें, मैंने आपसे कहा ना ये आपकी मर्जी है, लेकिन बस दो होनी चाहिए, इसमें एक्स और इन हेल दोनों दिखाएगा। फर्स्ट वाले लॉन्ग में लंग्स की डायग्राम बनेगी जो आपको बताएंगे। पेज नंबर 317 पर। अब ये बुक में तो कुछ अजीब सी काली काली ब्लैक ब्लैक सी है ना, नेटवर्क से आप निकाल कर देख लीजिएगा। नहीं, रिब लंग्स के बैक साइड पर पूरे घूमे हुए होता है ना, ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रहा है। ये रिब केज है पूरा। तो पहले सवाल के आंसर में 317 पर जो डायग्राम बनी है ना वो है। ठीक है जी। माशाल्लाह, कल भी तहरीन तुमने मुझे एंड में कहा था और आज भी तुमने एंड में ही कहा, बोनी फिशेस का और कार्टिलेज फिशेस का डिफरेंस। कल शुरू में ही कहा था ना। और ये अब बल्कि ऐसा करो ना, कहो ना, फिजिकल क्लास में तुम्हें करवा दूंगा। बहुत आसान है, चार पांच डिफरेंस तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है जी। चलें बस, अब मैं नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करनी है, थोड़ा सा 5 मिनट वक्फा भी लेना है।